हेलो एवरीबॉडी, IAS असिस्ट वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ Gcentric। हम डिस्कस कर रहे थे कुछ बेसिक जो यूज में आने वाले सिग्नल्स हैं उनको हम एनालाइज कर रहे थे फ्रीक्वेंसी डोमेन और टाइम डोमेन में। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेक्टेंगुलर सिग्नल। ठीक है, और रेक्टेंगुलर सिग्नल इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, टाइम डोमेन में ये कैसा नजर आएगा एनालिसिस कर चुके हैं हम। इसका अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्पेक्ट्रम देखना है हमें तो ओमेगा स्केल पर देखना है तो सैम्प फॉर्म में, और एफ स्केल में देखना है तो सिंक की फॉर्म में बनता था। समझ लिया था हमने। यहाँ पे जो a इंटू टी होता था ये हमने समझा था हमारे रेक्टेंगुलर सिग्नल का एरिया होता था, चाहे सैम्प फॉर्म में आए ओमेगा स्केल पे या एफ स्केल पर आए सिंक फॉर्म में, ये एरिया मल्टीपल में सेम बनकर के आता था। ये सिंक फंक्शन में हमने एनालिसिस किया था, ये हमारा सिंक फंक्शन की इनिशियल जो वैल्यू होगी उसको बताता था ये सैम फंक्शन की। और फिर उसके बाद हमने ये समझ लिया था जीरो क्रॉसिंग से कहाँ पर किस तरह से हो रहे होंगे, डैम्प्ड ऑस्किलेशंस किस तरीके से बनते थे, दोनों चीजें हमने एनालाइज कर ली थी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं सिग्नल अगर टाइम डोमेन में सिंक फंक्शन हो। ये सिंक फंक्शन टाइम डोमेन में है, इसको हमें बोथ इन टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालाइज करना है, और इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मींस फ्रीक्वेंसी डोमेन में फाइंड करने के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर फाइंड करना है हमें, तो हम ये तो जानते हैं कि जो सिंक फंक्शन होता है ना वो रेक्टेंगुलर का फूरियर ट्रांसफॉर्म करने के बाद होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। लेकिन अब आ गया टाइम डोमेन में तो ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी मैं आपको याद दिला दूं, ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी हमने लेक्चर्स में पिछले लेक्चर्स में देखी थी। अगर xt सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल X ऑफ j ओमेगा है तो सेम कैपिटल X फंक्शन अगर t डोमेन में आ जाए तो फिर उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म जिस स्मॉल x फंक्शन का ये फूरियर ट्रांसफॉर्म था कैपिटल X फंक्शन, वो इन माइनस ओमेगा, ओमेगा की t की वैल्यू माइनस ओमेगा मल्टीपल में 2 पाई के साथ आ जाएगा ओमेगा स्केल पर है। लेकिन अगर हमें xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म ओमेगा के बजाय f स्केल पर पता हो और उस कैपिटल X फंक्शन को t स्केल पर देख करके फिर आपसे फूरियर ट्रांसफॉर्म कहे तो आप इस स्मॉल x को एट माइनस f बोल दोगे, यहाँ 2 पाई मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी याद आ गई है। क्यों याद दिलाई मैंने ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी? ध्यान से देखें, हमारा ये जो सिग्नल है ये सिग्नल सिंक फंक्शन है जो कि रेक्टेंगुलर फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता था। रेक्टेंगुलर फंक्शन जो कि टाइम डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में जिस जो सिंक फंक्शन है फ्रीक्वेंसी डोमेन में f, वो f स्केल पर है। अब यही सिंक फंक्शन f की बजाय कोई t में दे रहा है तो फिर ये ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म बता सकते हैं। इसलिए मैंने ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी याद दिलाई। अगर हमें इसको फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम समझना है तो ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी यूज में लेनी होगी। चलिए पहले टाइम डोमेन में समझें, इसको बहुत अच्छे से समझाओ हमें ये सिग्नल। एक बार आपस से रिमाइंड कर लेते हैं। ये टाइम स्केल का फंक्शन होता है, जो सिंक है उसकी इनिशियल वैल्यू होती है जो ये कोफिशिएंट है 5, फिर आगे जो आने वाली वैल्यू है वो 5 से कम होंगी। ठीक है, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ऑस्किलेशंस होते हैं, इस तरीके से धीरे धीरे वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। ये सिंक फंक्शन अच्छे से हमने समझा हुआ है। जीरो क्रॉसिंग्स कहां पर हो रही होते हैं? जीरो क्रॉसिंग्स हो रही होते हैं ये जो भी है 2t इक्वल टू n पाई पर, तो सेम फंक्शन होता था n प्लस माइनस n पर, तो हमें तो t स्केल में के लिए फाइंड करना है तो t इक्वल टू प्लस माइनस n/2 पर जीरो क्रॉसिंग्स होंगी। सबसे पहले n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट जीरो क्रॉसिंग हो रही होगी 1/2 पर, नेक्स्ट 2/2 मीन्स 1, नेक्स्ट 3/2, नेक्स्ट 4/2 मीन्स 2, और सेम यही नेगेटिव्स में हो रही होंगी -1/2, -1, -3/2 एंड -2 एंड सो ऑन, आगे बढ़ रहा होगा। चलिए ये हमने टाइम डोमेन में इस फंक्शन को समझ लिया है। नेक्स्ट समझते हैं चलिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ठीक, चलिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम फंक्शन को एनालाइज करते हैं। तो हम यहाँ से ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी सीधे सीधे अप्लाई करें। ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी के हिसाब से एक्स एफ, कैपिटल एक्स एफ हमें ये सिंक फंक्शन फॉर्म में दे रखा है, तो स्मॉल एक्स ये वाला फंक्शन है। तो अगर आपको कोई देता है हमारा टाइम डोमेन में जो फंक्शन है 5, अब इसको स्मॉल एक्स बोल रखा है लेकिन ये स्मॉल एक्स अगर आप इस रिलेशनशिप के हिसाब से समझें तो ये वाला फंक्शन है जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता था, उस हिसाब से हम बात करें तो अगर आपका ये होता, मैं इस फॉर्म में कहता हूं, अगर हमारा सिग्नल होता AT सिंक F की जगह T करके T इंटू कैपिटल T, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होता अकॉर्डिंग टू ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी स्मॉल x मतलब वो A रेक्ट T की जगह -f,
भाई टी की जगह आप माइनस एफ पुट करें ना, माइनस एफ बाई टी। लेकिन हमारा एक्चुअल में जो फंक्शन है उसमें ये जो कैपिटल टी है ये हमें समझ में आ रहा है 2 है। स्मॉल टी के साथ में कैपिटल टी मल्टीप्लाई होता है जो कि 2 है। तो हमारा जो फंक्शन है वो है सिंक टी के साथ में मल्टीपल में 2, और यहां पे a इंटू टी होता है। a इंटू टी की वैल्यू क्या है हमारे फंक्शन में 5 है। कैपिटल टी की वैल्यू तो 2 समझ में आती है, तो a की वैल्यू क्या है, इसका मतलब 5/2 है। a की वैल्यू 5/2 है, तो आप कह सकते हो 5/2 इज a एंड t इज 2। अब ऐसा नहीं कि इसको 3 करके इसको 5/3 कर दें, ये 3 है या 2 है या क्या है, ये किससे डिपेंड करता है, स्मॉल t के साथ में मल्टीपल में क्या आ रहा है। हमें फंक्शन ये दे रखा है, तो अगर इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म अगर उस हिसाब से हम देखें तो सबसे पहले a की वैल्यू हो गई 2.5, रेक्टेंगुलर फंक्शन, f की जगह माइनस एफ है, खैर माइनस एफ, और t की जगह आ जाएगा बाई 2। अब रेक्ट फंक्शन पर बात करते हैं एक बार रेक्ट फंक्शन की जनरल बात करें। रेक्टेंगुलर फंक्शन ऐसा कुछ होता है, मान लो -2 से +2 तक है। अगर ये है एक्स टी रेक्टेंगुलर फंक्शन, अगर इसमें x माइनस टी कर दें अपन तो इसका टाइम रिवर्सल होगा। टाइम रिवर्सल होने के बाद जो पॉजिटिव साइड में वो नेगेटिव साइड में, जो नेगेटिव साइड में वो पॉजिटिव साइड में, सेम ही नजर आएगा क्या। तो रेक्टेंगुलर फंक्शन में x ऑफ टी और x ऑफ माइनस टी सेम होता है, इवन फंक्शन होता है। तो अगर कोई रेक्ट ऑफ -f/2 बोले f स्केल पे या +f/2 बोले, एक ही बात है क्योंकि ये इवन फंक्शन होता है। तो आप इसकी जैसे भी बोल सकते हो 2.5 रेक्ट ऑफ f/2। चलिए तो ड्रॉ कर लेते हैं, अभी कैसा दिखेगा f स्केल पर। ये f स्केल पर एक रेक्टेंगुलर फंक्शन नजर आएगा, कहाँ से लेके कहाँ तक, ये स्टार्ट हो रहा होगा, ड्यूरेशन इसका 2 है, इसका मतलब f की वैल्यू -1 से लेके +1 तक। f मतलब हर्ट्ज में, -1 हर्ट्ज से लेके +1 हर्ट्ज तक, और हाइट कितनी होगी इसकी 2.5। टाइम डोमेन में जो सिग्नल ये दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म f स्केल में इस तरीके से ये हो गया है। क्लियर हुई होगी बातें, ठीक है। तो हम इस तरीके से सिंक फंक्शन का स्पेक्ट्रम देख करके समझ जा रहे हैं कि कितना है। अब कोई कहे कि नहीं x ऑफ f नहीं, आप तो x ऑफ ओमेगा कैलकुलेट कीजिए। x ऑफ f तो चलिए हमने इस रिलेशनशिप से हमें कैपिटल X जो है वो f स्केल में नजर आया इसलिए कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमें x ओमेगा चाहिए होता। तो आप x ऑफ f और x ऑफ ओमेगा में रिलेशनशिप जानते हैं, जहां जहां पे ओमेगा की जगह 2πf होता है तो वो f स्केल में हो जाता है, और f की जगह अगर ω/2π को पुट कर दें तो ओमेगा स्केल पे आ जाएगा। तो मुझे x ओमेगा चाहिए, तो मुझे क्या करना है, इस f की जगह ओमेगा की फॉर्म में ω/2π लिख दिया जाए। तो मैं x ω/2π बना दूं तो ओमेगा की फॉर्म में आ जाएगा फंक्शन। और ω/2π बनाने का मतलब क्या है, हमारा इस फंक्शन को, फंक्शन सेम है बिल्कुल, उस फंक्शन को 1/2π के फैक्टर से मल्टीपल कर दिया है। तो जो अभी तक 1 पर है वो कहां तक पहुंच जाएगा, 2π तक, सॉरी मल्टीपल होगा ना, 2π डिवाइड में 2π है तो ये मल्टीपल होगा, सी बात है, -2π से +2π तक, वैल्यू 2.5। ये हमारी टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दिया। f इक्वल टू ओमेगा की फॉर्म में ω/2π, एक मिनट मिस्टेक कर रहा हूं मैं, f की जगह अगर आप पुट करोगे ω/2π 10π रेडियन, सही बात, हाँ बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था। हम /2π कर रहे हैं तो -2π से 2π तक रेडियन पर सेकंड में ऐसा हो जाएगा। क्लियर होते हो की बात है, ये ओमेगा स्केल पर हो गया, बिल्कुल ठीक था, ये ओमेगा स्केल पर हो गया। तो अब कोई सा भी सिंक फंक्शन आ जाए हम उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन मींस फुरियर ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगुलर होता है ऐसा समझ जाएंगे। और अब आगे से कैसे करना है आप सीधे सीधे देखें तो देखिएगा, सिंक फंक्शन में जो इसके करस्पॉन्डिंग रेक्ट होता है, सिंक फंक्शन अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो टाइम डोमेन में रेक्टेंगुलर, सिंक फंक्शन अगर टाइम डोमेन में तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में रेक्टेंगुलर। तो सिंक फंक्शन में जो ये मल्टीपल होता है
एफ स्केल पर है तो एफ के साथ जो मल्टीपल है वो टाइम डोमेन में जो रेक्टेंगल होगा उसका ड्यूरेशन बताएगा। सिंक फंक्शन अगर टाइम डोमेन में है तो टी होना चाहिए और टी के साथ में जो मल्टीपल होगा वो इसके करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल का फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो रेक्टेंगल होगा उसका विड्थ बताएगा। उसका विड्थ बताएगा तो ये जितनी वैल्यू उसकी नेगेटिव हाफ से लेकर उसकी पॉजिटिव हाफ तक आप बना देंगे। हाइट जो होगी वो आप इस विड्थ के साथ में इसको एरिया समझते हो, इसमें विड्थ डिवाइड करके हाइट समझ करके बना देंगे। क्लियर हुई होगी बातें? ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और एनालाइज कर लेते हैं हम जनरलाइज करके और सेम फंक्शन भी समझ लेते हैं। चलते हो फाइनल इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया। फ्रीक्वेंसी डोमेन में टाइम डोमेन में अगर सिंक फंक्शन नजर आए तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में रेक्टेंगल फंक्शन बनेगा, उस रेक्टेंगल का ये विड्थ होगा, इसलिए ये विड्थ की हाफ वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव साइड में दिख रहा होगा। ये जो होगा उस रेक्टेंगल का एरिया होगा, इसलिए आप कह सकते हो एरिया तो विड्थ इनटू हाइट होती है, विड्थ टी समझ में आ गई, तो इसका एम्पलीट्यूड जो होगा दैट विल बी, जो भी यहाँ पे एम्पलीट्यूड नजर आ रहा है सिंक का, उसका बाई टी, ए बाई टी। इसलिए इसका एक्सप्रेशन अगर आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे ए बाई टी रेक्ट ऑफ टी बाय टी। जो भी यहाँ पे आना है वो डिवाइड में चला जाना है, जो भी यहाँ पे है उसमें डिवाइड बाय दैट करके इस रेक्टेंगल का एम्पलीट्यूड आ जाना है। जनरल ये रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंक हमने समझा, अब सैम्प अगर फंक्शन हमें रखा है टाइम डोमेन में, तो इसको टाइम डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन में दोनों में समझते हैं कैसा बनेगा। टाइम डोमेन में सैम्प या सिंक एक जैसा नजर आता था, ऐसा कुछ नजर आता था। ठीक है, अच्छा ये टाइम डोमेन में सैम्प जो होगा इसका एम्पलीट्यूड ये 10 जो होगा यहाँ ये वैल्यू होगी। जीरो क्रॉसिंग्स कहाँ पर होती हैं? सैम्प सिग्नल की जीरो क्रॉसिंग्स होती हैं, ये जो भी आ रहा है दिस इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई पर। तो टी इक्वल टू, क्योंकि हमारा स्केल तो टी स्केल है, तो टी इक्वल टू एन पाई बाई 2 पर ये जीरो क्रॉसिंग्स हो रही। तो फर्स्ट हो रही होगी 1 पाई बाई 2 पर, सेकेंड हो रही होगी 1 पाई, देन 3 पाई बाई 2 पर, 2 पाई बाई 4 पाई बाई 2 मीन्स 2 पाई पर, एंड सो नेगेटिव में भी हो रही होगी। एंड सो इस तरीके से ये टाइम डोमेन में हमने समझ लिया है। कॉफिशिएंट चेंज होने के साथ ये चेंज होगा। हमारा यहाँ पर टी का कॉफिशिएंट चेंज होने के साथ जीरो क्रॉसिंग्स चेंज हो रही होगी, वो आप जो भी है इक्वल टू एन पाई पुट करके टी इक्वल टू कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर होगा यहाँ तक बात? अब ये टाइम डोमेन में है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा? जब ये टाइम डोमेन में सैम्प फंक्शन नजर आता है तो आपके माइंड में आना चाहिए कि टाइम डोमेन में रेक्टेंगुलर जब होता था तो सैम्प फंक्शन फ्रीक्वेंसी डोमेन में ओमेगा डोमेन में आता था, ओमेगा स्केल पर आता था, तो इसको ओमेगा के हिसाब से ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी मिलेंगे। ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी बोलती है ये कैपिटल एक्स अगर टी यहाँ पे आ जाए, मतलब वही सैम्प फंक्शन जो ओमेगा में था वो टी में आ जाए, तो जिस रेक्टेंगल फंक्शन का था उसमें टी की जगह माइनस ओमेगा पुट कर देना है, साथ में 2 पाई मल्टीप्लाई करना है। तो आप अगर देखें तो आपका सिग्नल अगर रेक्टेंगुलर सिग्नल इस तरीके से होता था ए वैल्यू के साथ माइनस टी बाई 2 से लेकर टी बाई 2 तक, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सैम फंक्शन होता था, ओमेगा के साथ विड्थ का हाफ आता था, याद आ रहा होगा आपको, और यहाँ पे एरिया होता था 80। तो अब अगर यही सिग्नल आपका टाइम डोमेन में 80 की जगह तो दे दिया 10, सैम्प ऑफ ओमेगा के साथ में ओमेगा की जगह दे दिया टी, और साथ में जो आ रहा है टी बाई 2 दैट इज 2, ये दे दिया। तो ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी बोलती है कि जिस रेक्टेंगल की बात कर रहे थे, जिस रेक्टेंगल का था उसी में टी की जगह माइनस ओमेगा पुट कर देना है। ये रेक्टेंगल जो होता था ये था ए रेक्ट ऑफ टी बाई कैपिटल टी, टी की जगह माइनस ओमेगा पुट करना है, तो रेक्ट ऑफ माइनस ओमेगा बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी आपको टी बाई 2 समझ में आ रहा है, ओमेगा टी बाई 2 है, तो टी क्या हो जाएगा 4। साथ में यहां पे आता था ए, आपको ए तो नहीं पता बट ए इंटू टी पता है 10 है, और ये टी नहीं टी बाई 2 है, तो ए क्या हो जाएगा 10 बाई टी, टी की वैल्यू क्या होगी 4। जब टी बाई 2 है तो टी की वैल्यू 4 जाए, कैपिटल टी की वैल्यू 4 मीन्स 2.5, तो ये बोलोगे 2.5 ऐसा हो जाएगा। अगर इसको ड्रॉ करोगे आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो रिजल्ट बनकर क्या रहा है रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल ड्रॉ होगा, हाइट होगी इसकी 2.5, ये विड्थ होती है -2 से 2 हो जाएगी, इसका मतलब
इसका माइनस ओमेगा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इवन फंक्शन है। ओमेगा स्केल पे माइनस ऑफ ओमेगा करके लिखो या प्लस ओमेगा करके रखो, एक ही बात है। मतलब आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो क्योंकि इवन फंक्शन होता है रेक्टेंगुलर फंक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर बात। तो अगर सैम्प फंक्शन या सिंक फंक्शन हो टाइम डोमेन में तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इस तरीके से रेक्टेंगुलर फंक्शंस हो जाएंगे। जनरलाइज कर लेते हैं, कैसे करेंगे आप यहां से सैम्प में जो दिख रहा होता है, चाहे वो ओमेगा स्केल पर हो, चाहे वो ओमेगा स्केल पर सैम्प बन रहा हो, ठीक है, ये होता था, और या वो टाइम स्केल पर सैम्प बन रहा हो। अगर ओमेगा स्केल पर सैम बन रहा होगा तो टाइम स्केल पर रेक्ट बन रहा होगा, अगर ओमेगा टी टाइम स्केल पर सैम बन रहा होगा तो ओमेगा स्केल पर रेक्टेंगुलर बन रहा होगा। उस रेक्टेंगल की विड्थ का हाफ होता है, तो विड्थ हो जाएगी 4, तो -2 से लेके 2 तक, और ये एरिया होता ही था। विड्थ जब आपको समझ में आ गया 4, तो एरिया फाइंड करने, हाइट फाइंड करने के लिए आप एरिया में विड्थ को डिवाइड कर देंगे, हाइट की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से कर लेंगे, सिंपल हुआ बात है। इस तरीके से अब हम सिंक सैम्प रेक्टेंगल इन तीनों फंक्शन से कभी डरने वाले नहीं है। क्लियर हुई है बात है, ठीक है। अब एक बार एक ट्रायंगुलर फंक्शन और डिस्कस किया था ना हमने, उसको और समझ लेते हैं पूरा अच्छे से। उसका एक्सप्रेशन क्या बन के आएगा वो तो नहीं समझना, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, डायरेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं। अगर कभी क्वेश्चंस में करने की जरूरत पड़ेगी तो करके देख लेंगे, ठीक है, बट उसका कैसा फंक्शन बनेगा, किस तरीके का, वो समझेंगे हम। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, वो आपको पहले एक बार मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं। चलिए, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या है। दो सिग्नल्स है, मान लो x1t और x2t, अगर हमें इनका फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है, एफ स्केल की बजाय हो सकता है ओमेगा स्केल पे नोन हो हमारे लिए। एफ स्केल के लिए जो प्रॉपर्टी होती है ओमेगा स्केल के लिए भी सेम प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या है, इन दोनों सिग्नल्स का अगर एक सिग्नल डिफाइन है जो इन दोनों सिग्नल्स का कॉन्वोल्यूशन है। कॉन्वोल्यूशन पता ही होगा आप लोगों को क्या होता है, नहीं भी पता है तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्वोल्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं आगे जाके, अभी नहीं। डिजिटल कम्युनिकेशन में ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो वहाँ एक बार हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग से पहले, ठीक है। फिर भी कहीं जरूरत पड़ी तो एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमें x1t x2t जरूरत तो पड़ने वाली है, जरूरत पड़ने वाली है कॉन्वोल्यूशन की। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि मैं डिस्कस करूंगा ऊपर ऊपर से, उसकी वजह आप सिग्नल सिस्टम्स पढ़ चुके होंगे, तो सिग्नल सिस्टम्स के अपने नोट्स जरूर रिवाइज करके रख लें। कॉन्वोल्यूशन x1t x2t का कॉन्वोल्यूशन अगर yt हो रहा होगा तो इस नए सिग्नल yt का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम कैलकुलेट करें तो फूरियर ट्रांसफॉर्म yt का हो जाता है इस xt के इंडिविजुअल फूरियर ट्रांसफॉर्म और इस x2t के इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्म। जब x1t x2t का कॉन्वोल्यूशन हो रहा है तो इनके फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी इनके फूरियर ट्रांसफॉर्म का कॉन्वोल्यूशन नहीं होता है, बल्कि सिंपल मल्टीप्लाई हो जाता है। टाइम डोमेन में अगर दोनों सिग्नल्स का कॉन्वोल्यूशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में दोनों सिग्नल्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन। अगर टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन होने पर फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उसके बाद अगर मान लो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में x12 और x2f का कन्वोल्यूशन करके नया सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में zf बोलते हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करने से टाइम डोमेन में आएगा। तो टाइम डोमेन में क्या होता है, इनके इंडिविजुअल जो इनके इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म थे टाइम डोमेन में जो थे x2t x1t, उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन। टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन, अब यहां से हम समझ सकते हैं एक तरह से टाइम डोमेन मल्टीप्लिकेशन तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कॉन्वोल्यूशन। एक डोमेन में मल्टीप्लिकेशन, दूसरे डोमेन में कॉन्वोल्यूशन। टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन। टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन। क्लियर होती होगी बात है। चलिए, अब इससे हम एक बार समझते हैं, आपको थोड़ा सा इतना पहले से नोन होगा, मैं एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूं। मान लो दो रेक्टेंगल सिग्नल्स हैं, इन दोनों रेक्टेंगल सिग्नल्स का कॉन्वोल्यूशन करें। ये है x1t, ये है x2t। इसकी जो वैल्यू है वो है a, इसका जो वैल्यू है वो है b। दोनों सेम विड्थ के हैं, कौन जो रेक्टेंगल्स हैं, -t/2 से लेके t/2 तक। मैं कॉन्वोल्यूशन का जल्दी से स्पीड के साथ जो रिजल्ट बन के आता है इन दोनों का, वो सीधे बता रहा हूं, आपको याद बिल्कुल आ रहा होगा। अगर इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो क्या बनता है, दो रेक्टेंगल सिग्नल्स का कॉन्वोल्यूशन करते हैं तो ट्रायंगल सिग्नल बनता है कि नहीं बनता है, बशर्ते कि दोनों रेक्टेंगल्स की विड्थ सेम हो। और दोनों रेक्टेंगल्स की विड्थ सेम ना हो तो ट्रेपेजॉइडल सिग्नल बनता है। ट्रेपेजॉइडल सिग्नल आपको याद आ रहा होगा क्या होता है, फिर भी नहीं याद आ रहा हो हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं। अगर दो रेक्टेंगल्स का कॉन्वोल्यूशन, मैंने कॉन्वोल्यूशन क्या होता है वो डिस्कस नहीं किया है, कॉन्वोल्यूशन से जो रिजल्ट आ रहा होता है वो बता रहा हूं मैं।
रिमाइंड करवा रहा हूँ आपको। तो इनसे एक रेक्टेंगल बनता है, ट्रायंगल बनता है। उस ट्रायंगल का या कोई भी दो सिग्नल्स का कॉन्वोल्यूशन कर रहा हूँ तो दोनों की लेफ्ट हैंड लिमिट्स को ऐड कर दो, रिजल्टेंट कॉन्वोल्यूशन का लेफ्ट हैंड लिमिट स्टार्ट होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगा, -t/2 और -t/2 दोनों को ऐड करेंगे तो -t से स्टार्ट हो रहा होगा। और दोनों की राइट हैंड लिमिट को ऐड कर दो, राइट में वहां तक जा रहा होगा +t/2 और +t/2 मीन्स +t तक ये रेक्टेंगल जा रहा होगा। -t से स्टार्ट हो रहा होगा और +t तक ये रेक्टेंगल ये कॉन्वोल्यूटेड सिग्नल जो होगा रिजल्ट आ रहा होगा। और ये हमें याद है कि दोनों की विड्थ सेम हो तो फिर ट्रायंगल बनता है। तो ट्रायंगल इस साइड में और इस साइड में बराबर रहेगा, यहाँ पर पीक पर जाएगा और फिर यहाँ पर ऐसे कम होगा। ये जो ट्रायंगल के ये जो लाइन है इनका स्लोप होता है इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल, a इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन, a और b का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों की हाइट का मल्टीप्लीकेशन, ये स्लोप है। स्लोप का मतलब होता है ना पर यूनिट टाइम में इतना जाएगा, लेकिन ये टाइम कितना है कैपिटल T, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू पर पहुंच जाएगा ए बी इंटू यूनिट टाइम में ए बी वैल्यू चेंज होगा, 2 सेकंड में ए बी इंटू 2 सेकंड होगा, कैपिटल T सेकंड में ए बी इंटू कैपिटल T होगा। अब कैपिटल T ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, अकॉर्डिंगली मल्टीपल में आ जाना है। क्लियर बात है। चलिए अब एक बार ट्रेपेजॉइडल और जो मैं बोल रहा था उसको और देख लेते हैं एक बार। अगर दोनों ये रेक्टेंगल्स सेम विड्थ के नहीं होते, एक होता मान लो -a से +a तक और दूसरा होता मान लो -b से +b तक, थोड़ा ज़्यादा होता, तो रिजल्ट जो इनका कॉन्वोल्यूशन का बनता है वो बनता है एक ट्रेपेजॉइडल सिग्नल। कॉन्वोल्यूशन का हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट स्टार्ट होता है, दोनों की लेफ्ट हैंड लिमिट्स का एडिशन, -a और -b का एडिशन -a + b से स्टार्ट होगा। राइट में कहाँ तक खत्म होगा, दोनों की राइट हैंड का एडिशन, -a और +b का एडिशन मीन्स a + b तक ये जा रहा होगा। और मैंने बोला है ट्रेपेजॉइडल, जो ट्रेपेजॉइडल होता है उसकी शेप क्या होती है समझना, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को ऊपर से काट दें तो ये जो बनता है उसको हम ट्रेपेजॉइडल बोलते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेपेजॉइडल शेप का होता है। अब ट्रेपेजॉइडल में ऐसे जाएगा पहले, क्लियर बात है, फिर सीधे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, तो ऐसे कितने ड्यूरेशन तक जाना होता है, तो समझिएगा दोनों जो रेक्टेंगल्स हैं उन दोनों रेक्टेंगल्स की विड्थ अगर सेम थी, तो देखना विड्थ अगर सेम थी, इसकी मान लो 5 थी -2.5 से 2.5 तक, इसकी भी 5 थी मान लो -2.5 से 2.5 तक, रिजल्ट -2.5 -5 से स्टार्ट हो रहा है और +5 तक जा रहा है। 5 ड्यूरेशन -5 से 0 तक मीन्स 5 ड्यूरेशन तक गया फिर 5 ड्यूरेशन तक घटा। जब दोनों की 5 ड्यूरेशन सेम थी तो 5 ड्यूरेशन हाइट तक बढ़ेगा फिर 5 ड्यूरेशन हाइट तक कम होगा, लेकिन एक की 5 एक की अब 5 से कुछ ज़्यादा है, तो फिर इन दोनों में दोनों की सेम होती तो बराबर हाइट तक जाता और बराबर हाइट तक कम होता। दोनों की अगर डिफरेंट है तो दोनों में से जो कम है उतनी हाइट तक बढ़ेगा, सीधे सीधे उतनी हाइट तक बढ़ेगा। तो देखना ये यहाँ पे आप कहोगे -a + b, इसकी उतनी हाइट मतलब उतने ड्यूरेशन तक, इसकी जो ड्यूरेशन बात करें तो कितनी है 2a की ड्यूरेशन तक बढ़ेगा। -a + b में से एक a माइनस हुआ तो +b रह गया केवल, उसमें से एक a और माइनस हुआ तो b - a रहा, मतलब कहाँ तक पहुंचेगा b - a तक, क्योंकि b ज़्यादा है a कम है तो b - a, नेगेटिव साइन तो बाहर है, कुछ वैल्यू रहेगी 0 से इधर इतने तक ये जाएगा और ऐसे ही उतने ही वैल्यू तक कम होना है, तो आप कह सकते हो ये इसी का जस्ट नेगेटिव है, तो +b - a से लेकर के और आगे a + b तक फिर ऐसे कम होना है। बीच में जो ये ड्यूरेशन है इसमें फ्लैट रहेगा। ये ड्यूरेशन भी आप देख सकते हो कितनी होगी, दोनों की ड्यूरेशंस में से जो हायर वाली ड्यूरेशन है उसमें से लोअर वाली ड्यूरेशन को माइनस कर दे, मीन्स डिफरेंस की जितना ड्यूरेशन है उतने ड्यूरेशन तक ये कांस्टेंट रहेगा। वापस मैं समझा दूं, दो सेम विड्थ के रेक्टेंगल्स का कॉन्वोल्यूशन ट्रायंगल बनता है, दो डिफरेंट विड्थ्स के रेक्टेंगल का कॉन्वोल्यूशन ट्रेपेजॉइडल बनता है। ट्रायंगल अगर दोनों की विड्थ सेम है तो जितनी ड्यूरेशन तक बढ़ेगा उतनी ड्यूरेशन तक कम होगा, वो ड्यूरेशन एक की ड्यूरेशन तक बढ़ेगा एक की ड्यूरेशन तक कम होगा, ऐसे कह सकते हो। दोनों सेम है तो सेम ड्यूरेशन ही है, इसलिए सेम जितना है उतने ड्यूरेशन तक बढ़ेगा फिर सेम ड्यूरेशन तक घटेगा। यहाँ पे से 5 और 8 में से 5 की ड्यूरेशन तक तो सेम है, तो 5 ड्यूरेशन तक बढ़ेगा 5 ड्यूरेशन तक घटेगा, बीच की ड्यूरेशन जो दोनों का डिफरेंस रहा उतने ड्यूरेशन तक कॉन्स्टेंट जाएगा। क्लियर है। जो इसका स्लोप होगा वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, इसकी वैल्यू मान लो 2 है, इसकी वैल्यू मान लो 3 है, 6 स्लोप होगा।
अगर यूनिट ड्यूरेशन, स्लोप का मतलब होता है ना पर यूनिट टाइम पे, पर यूनिट टाइम पे 6 बढ़ रहा है, 0 से 6 पर पहुंच जा रहा है 1 सेकेंड में, आगे के 1 सेकेंड में, तो हमारे पास अभी यहाँ पर बी, ये ड्यूरेशन देखें तो 2a का ड्यूरेशन है ये जो था, तो 6 इंटू 2a तक पहुंच जाएगा। यहाँ पर वैल्यू जो होगी वो ट्वाइस ऑफ a इंटू 6 इतनी वैल्यू की होगी। ये जनरल बात की मैंने। अब मैंने अगर ये बोल दिया तो ध्यान से देखना, मैं ओवरऑल मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो है कि जो आपका ट्रायंगल सिग्नल होता था उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये देखना चाह रहा हूं मैं। ट्रायंगल सिग्नल, दो रेक्टेंगल सिग्नल्स का कॉन्वोल्यूशन है क्या? क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11, 10 क्वेश्चन हो गए। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रायंगल सिग्नल विल बी, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रायंगुलर सिग्नल विल बी। हमें समझ में आ गया है कि ट्रायंगुलर तो दो रेक्टेंगल्स का कॉन्वोल्यूशन है, दो रेक्टेंगल्स का कॉन्वोल्यूशन है। ट्रायंगल सिग्नल तो दो रेक्टेंगल्स का कॉन्वोल्यूशन है, इसलिए ट्रायंगल सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगुलर सिग्नल के फूरियर ट्रांसफॉर्म का मल्टीप्लिकेशन। रेक्टेंगुलर सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म तो सिंक होता है, सिंक का सिंक के साथ मल्टीप्लिकेशन मीन्स सिंक स्क्वायर। तो ट्रायंगुलर सिग्नल जो भी होगा इसका अगर कोई फूरियर ट्रांसफॉर्म करेगा तो सिंक स्क्वायर फंक्शन नजर आएगा। अब सिंक स्क्वायर में कितना होगा, कितना मल्टीपल होगा, वो ट्रायंगल की कितनी विड्थ है, कितनी हाइट है, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा। मतलब ये ट्रायंगल किन दो रेक्टेंगल से मिलकर बनने वाला है, उन चीज़ों पर डिपेंड करने वाला है, मल्टीपल कितना आने वाला है। ठीक है, ये उन पर डिपेंड करेगा। मैं जनरल फॉर्म में बता दे रहा हूँ आपको। क्लियर हुआ होगा बातें? ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम और इसी लेक्चर में हम लेते हैं, कुछ एक दो प्रॉपर्टीज और हैं कॉन्वोल्यूशन फूरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड, वो डिस्कस करेंगे। फिर अगर टाइम बचा रहा तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म और डिस्कस करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा मॉड्यूलेशन स्टार्ट करेंगे, हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसके लिए आपको ये जो है रिलेशनशिप पेयर वाला ये बॉक्स है, ये माइंड में रखना है। क्या है? कंटिन्यूस का पेयर है एपीरियोडिक के साथ एक डोमेन में, चाहे टाइम डोमेन की बात करें या फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात करें, अगर सिग्नल कंटिन्यूस है तो दूसरे डोमेन में वो जरूर एपीरियोडिक होगा, या अगर एक डोमेन में सिग्नल एपीरियोडिक है तो दूसरे डोमेन में जरूर वो कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस और डिस्क्रीट दो तरीके समझते थे हम। और ऐसे डिस्क्रीट का पेयर है पीरियोडिक के साथ, एक डोमेन में अगर सिग्नल डिस्क्रीट है तो दूसरे डोमेन में पीरियोडिक जरूर होगा, चाहे टाइम डोमेन में हो डिस्क्रीट या फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिस्क्रीट हो, दूसरी वाली डोमेन में वो पीरियोडिक होगा। या अगर एक डोमेन में सिग्नल पीरियोडिक है तो दूसरे डोमेन में जरूर डिस्क्रीट होगा। ये पेयर अगर माइंड में रखें तो केसेस क्या क्या बन सकते हैं। फर्स्ट केस बन सकता है कि टाइम डोमेन में सिग्नल जो है वो पीरियोडिक हो और कंटिन्यूस हो। अगर इस पेयर को माइंड में रखा हमने तो पीरियोडिक है, पीरियोडिक का डिस्क्रीट के साथ बनता था, मतलब ये कैसा दिखेगा, सिग्नल डिस्क्रीट दिखेगा। ठीक है, और कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस का एपीरियोडिक के साथ पेयर बनता था, ये एपीरियोडिक एंड डिस्क्रीट होगा, एपीरियोडिक एंड डिस्क्रीट होगा। अभी मैं पेयर के हिसाब से लिखता चल रहा हूं, अगर आपको विश्वास ना हो तो जस्टिफाई करके भी बता दूंगा अभी मैं। चलिए नेक्स्ट देखना, एपीरियोडिक है तो इसका मतलब कंटिन्यूस होगा। एपीरियोडिक का पेयर किसके साथ बनता था, कंटिन्यूस के साथ, और कंटिन्यूस का पेयर किसके साथ बनता था, एपीरियोडिक के साथ। मतलब जो एपीरियोडिक एंड कंटिन्यूस हुआ सिग्नल वो भी एपीरियोडिक एंड कंटिन्यूस दूसरे डोमेन में भी सेम एपीरियोडिक एंड कंटिन्यूस होगा। नेक्स्ट पीरियोडिक है, इसका मतलब क्या होगा, डिस्क्रीट होगा, और डिस्क्रीट है इसका मतलब क्या होगा, डिस्क्रीट का पेयर पीरियोडिक के साथ, पीरियोडिक एंड डिस्क्रीट होगा। अगर सिग्नल पीरियोडिक एंड डिस्क्रीट है तो दूसरी डोमेन में भी पीरियोडिक एंड डिस्क्रीट होगा। एपीरियोडिक है, इसका मतलब एपीरियोडिक कंटिन्यूस होगा, डिस्क्रीट मींस पीरियोडिक होगा। मतलब एक डोमेन में अगर सिग्नल एपीरियोडिक एंड डिस्क्रीट है तो दूसरे डोमेन में पीरियोडिक एंड कंटिन्यूस होगा। अब मैं इस चीज को, ये जो पेयर के हिसाब से चारों जो केस बन रहे हैं, इसके अलावा कोई केस तो बन नहीं सकता। टाइम डोमेन में अगर ऐसा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऐसा होगा, ऐसे कभी फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो तो इस पेयर के हिसाब से टाइम डोमेन में कैसा होगा ये आप बता सकते हैं। मैं एक बार कुछ एग्जांपल लेके जस्टिफाई कर देता हूं जिससे आपको विश्वास हो जाए कि हाँ ऐसा होता है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट केस के लिए मैं एक सिग्नल कर रहा हूँ, कंसिडर x = a cos ωt। मैं आपसे पूछता हूँ कंटिन्यूस टाइम है या डिस्क्रीट टाइम है, आप इसको ड्रॉ करते हैं तो ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, कंटिन्यूस टाइम है तो टाइम की हर वैल्यू पर कुछ ना कुछ डिफाइन हो रहा है। ऐसा थोड़ी कि 0 के बाद फिर 0.5 पे फिर 1 पे ऐसे डिफाइन हो, नहीं। तो ये
सिग्नल कंटिन्यूस है। पीरियोडिक है या एपीरियोडिक है? कौन सिग्नल तो पीरियोडिक होता है। अच्छा, और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अगर आप भूल गए हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं यार। अभी तो डिस्कस किए हैं चीजें, हमें भूलना है। अब आपको 1 साल बाद भूल जाइएगा, ये बहुत काम में आने वाली चीज है। अगर कॉस सिग्नल होता है तो कॉस की जो भी फ्रीक्वेंसी हो, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट मान लेता हूँ, उसके हिसाब से हर्ट्ज में एफ नॉट और माइनस एफ नॉट पर इम्पल्स जाएंगी। ये जो इम्पल्सेज आई, ये 2 इम्पल्स जैसे आई, ये वाले इम्पल्स वापस रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर वापस कभी रिपीट हो रही है क्या? पीरियोडिक होने का मतलब ये नहीं होता कि 1-2 बार रिपीट हो जाता है। पीरियोडिक होने का मतलब यह है कि आगे हमेशा रिपीट होता रहे और पीछे भी रिपीट हो रहा था वो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर इसको देख करके हमें समझ में आता है कि ये दिख रहा है फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है वो एपीरियोडिक है। डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है? आप देखें अगर ध्यान से तो एक इस टाइम के अलावा और किसी टाइम पर नहीं डिफाइन हो रहा है, तो डिस्क्रीट है। आप देखना पहला एग्जांपल जो था मेरा टाइम डोमेन में जो पीरियोडिक एंड कंटिन्यूस दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में एपीरियोडिक एंड डिस्क्रीट नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल सही बात है, यहां पर ये जस्टिफाई हो गया है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, एपीरियोडिक एंड कंटिन्यूस का एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एपीरियोडिक एंड कंटिन्यूस। चलिए मैं एक सिग्नल लेके चलता हूं, ये सिग्नल कौन सा सिग्नल है भाई? ये तो रेक्टेंगुलर सिग्नल है। क्या ये कंटिन्यूस है? हाँ बिल्कुल कंटिन्यूस है। देखो हर टाइम पे डिफाइन हो रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ के बाद फिर किसी टाइम पर आया हो। बोलोगे यहाँ तो डिफाइन नहीं हो रहा है, यहाँ डिफाइन हो रहा है, हर जगह पर 0 हो रहा है ना। तो हर टाइम पर कंटिन्यूसली डिफाइन हो रहा है, कंटिन्यूस है। और ये पीरियडिक है, एपीरियोडिक है? ये जो रेक्टेंगल आया वापस कभी आया क्या? कभी नहीं आया, इसलिए ये कैसा है? एपीरियोडिक है। यहाँ पर इसको देख करके मुझे समझ में आ रहा है कि ये एपीरियोडिक है एंड कंटिन्यूस है। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म जो होता था वो सिंक फंक्शन बन करके आता था, ऐसा कुछ। ठीक है, अब ए क्या है, टी क्या है, उसके हिसाब से कहाँ 0 क्रॉसिंग हो रही होंगी वो अलग बात है। अभी तो मैं कैसा दिख रहा है वो समझ रहा हूँ। इसको देख करके मुझे समझ में आ रहा है ये कंटिन्यूस है, डिस्क्रीट है, इससे लेके इस टाइम के बीच में हर टाइम पर कुछ ना कुछ डिफाइन हो रहा है, ये कंटिन्यूस है। एंड एपीरियोडिक है, पीरियोडिक है? ये तो रिपीट हो रहा है ना बार बार, लेकिन जो चीज जैसी हाइट यहाँ पे आई वो वापस आई क्या कभी? ऐसे मत समझ ना, रिपीट हो रहा है वापस से, इसलिए पीरियोडिक है। ये एक आएगी फिर नीचे आएगी, फिर एक ऊपर से वापस आएगी, रिपीट हो रहा है, लेकिन सेम वैल्यू का रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए ये एपीरियोडिक है। एपीरियोडिक एंड कंटिन्यूस आ रहा है। देखना सेकंड एग्जांपल, अगर एपीरियोडिक एंड कंटिन्यूस हो सेकंड केस, तो ये भी एपीरियोडिक एंड कंटिन्यूस फॉलो हो रहा है ना, बिल्कुल फॉलो होते हुए नजर आ रहा है। कोई सा भी उठा करके देख लेना, आप फॉलो होगा ही होगा। चलो मैं एक ही और देखता हूँ, पीरियोडिक एंड डिस्क्रीट टाइम। चलिए इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पीरियोडिक हो और जो डिस्क्रीट हो, मतलब ऐसे एक एक करके आ रहा हो थोड़े थोड़े देर बाद, बट कंटिन्यूस एक जैसा आ रहा हो जा रहा हो, तो ये बना दूं मैं इम्पल्स ट्रेन। डिस्क्रीट है ना, एक टाइम के बाद 0 पर आई, फिर किसी TS पर आई, फिर 2TS पर आई, ऐसे आई। ठीक है, ये डिस्क्रीट है। एंड पीरियोडिक है या एपीरियोडिक है? आगे रिपीट हो रही हैं इस तरह से, पीरियोडिक है। इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता था वो आपको याद आ रहा है, CN हर एक के लिए सेम होता था और फिर सेम ऐसे इम्पल्सेज आ जाती थी। फर्क ये होता था कि ये इम्पल्सेज A हाइट की नहीं आ रही होती थी, बल्कि A/TS हाइट की आ रही होती थी। देखो अच्छा रिवीजन भी होता चल रहा है हमारा। यहाँ पर ये जो रिपीटेशन हो रहा था वो TS के बाद नहीं हो रहा होता था, बल्कि 1/TS के बाद हो रहा था। FS 1/TS होता था ना, 2/TS ऐसा करके हर 1/TS के बाद। वो अगर देखो तो पीरियोडिक आ रहा है, ये पीरियोडिक है। और डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है? ये डिस्क्रीट है। देखना पीरियोडिक एंड डिस्क्रीट होने पे पीरियोडिक एंड डिस्क्रीट आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, ये भी फॉलो हो रहा है। एपीरियोडिक एंड डिस्क्रीट का कोई एग्जांपल अभी तक हमने डिस्कस किया नहीं है। अगर आपने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में फूरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़े हो तो आपको याद आ रहा होगा। मान लो 2 इम्पल्सेज आ गई हैं, एक 0 पर आ गई, एक मान लो T पर आ गई। तो ये 2 इम्पल्सेज के हिसाब से एक डेल आ जाता था और एक डेल शिफ्ट होकर के ऐसा एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई होकर आता था। एक डेल एक्सपोनेंशियल, हाँ सॉरी, एक तो ये 1 आ जाता था, 1 एक इम्पल्स के लिए, और दूसरी इम्पल्स के लिए भी 1। भाई इम्पल्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म 1 होता है ना, ये इम्पल्स का। अब ये इसका हाइट कितना उसके हिसाब से कुछ आएगा, और दूसरे के लिए 1 के साथ में e⁻ शिफ्टिंग हो रहा है, तो e⁻⁻j जितना है ω/TS ऐसा कुछ आ रहा होगा। इसको अगर आप ड्रॉ करोगे तो मैं केवल इसको ड्रॉ करूँ एक्सपोनेंशियली डिकेइंग के साथ +1 और ऐड कर दूँ तो ऐसा कुछ आएगा। ये वापस रिपीट तो नहीं हो रहा, एपीरियोडिक है। कंटिन्यूस है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, एपीरियोडिक एंड कंटिन्यूस, पीरियोडिक एंड कंटिन्यूस। एक मिनट,
पीरियोडिक, ओ सॉरी, एक्सपोनेंशियल जे के साथ में, सॉरी, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल पीरियोडिक होता है, इमेजिनरी पावर के साथ जो एक्सपोनेंशियल होता है ये पीरियोडिक होगा। तो ये तो ये साइनोसॉइडल पीरियड, साइनोसॉइडल कंपोनेंट होंगे ना, साइन और जे कॉस वाली कंपोनेंट, ई रेज़ टू पावर जे थीटा कांस्टेंट, तो पीरियोडिक तो होगा, ठीक है। और कंटिन्यूस इसलिए होगा क्योंकि ओमेगा किसी वैल्यू पर, ये ऐसा नहीं कि ओमेगा की वैल्यू 1 पे 2 पर 3 पर होगा, हर ओमेगा पर होगा। तो ये भी, ये हालांकि आपने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में ऐसे सिग्नल्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्यों होंगे, एक इम्पल्स या 2-3 इम्पल्सेज आ रही हूँ उनके फूरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म तो करते होंगे ना, जेड में जेड की पावर्स बन के आते थे, कितना कहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा की उतनी पावर जहाँ जहाँ पर ये शिफ्ट होकर के आगे इम्पल्सेज में हो जाता था। और ये पीरियडिक होता है, ये एक्सपोनेंशियल, और उसके साथ डीसी टर्म आ जाए वो भी पीरियडिक होता है। ये तो हम डिस्कस भी कर चुके हैं, डीसी टर्म पीरियडिसिटी पर कोई फर्क नहीं डालती है। चलिए, तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज फूरियर ट्रांसफॉर्म की डिस्कस की, हमने कुछ सिग्नल्स जिनके फूरियर ट्रांसफॉर्म की जरूरत भी पड़ती है वो पिछले कुछ लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अब एक और हमें ट्रांसफॉर्म की जरूरत पड़ने वाली है कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ते टाइम पे, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट लेक्चर में उसी को डिस्कस करेंगे, जितना छोटा बड़ा लेक्चर बनेगा अगले लेक्चर में हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म को कवर करेंगे। उसके नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं भाई। लेकिन उस कम्युनिकेशन सिस्टम को समझने के लिए, साथ में चलने के लिए, सिंक्रोनाइज रहने के लिए, जो यहाँ तक का बेसिक वाला पार्ट रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए इसको अच्छे से समझ करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।